माय नेम इज एनक्यू यानी नियाजुद्दीन कुरैशी और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विद योर फेवरेट टॉपिक विच इज व्हाट वी कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो क्लास 10th में मैं आप लोगों को क्या क्या नई चीजें देने वाला हूं जो आप लोगों ने क्लास 9th में नहीं दी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्लास 9th में क्या क्या मिला था, शायद वो चीज धुंधली हो गई है। क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। कोई बताएगा मुझे बच्चों आप में से कि पॉलिनोमियल का जीरो किस चीज का नाम है? व्हाट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? Root of the polynomial. If we put that value, then it belongs. एग्जैक्टली, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। यानी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जगह पर मैं कौन सा कांस्टेंट रिप्लेस करूं जिसे रिप्लेस कर देने से जो एंटायर वैल्यू है जो इवैल्यूएट करने के बाद मुझे मिलेगी वो जीरो बन जाएगी। तो मैं वेरिएबल की उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को उस गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो बोल देता हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? Yes, sir. है ना? तो इसे आप लोग बोल देते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलावा आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इवन कई जगहों पर नीट जेई के अंदर तक होता है। जेई के अंदर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होती है, ये आइडेंटिटी का नाम सुना है आपने इस आइडेंटिटी का? Yes, sir. Yes, sir. है ना? आपने पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पढ़ा है बच्चों ये चीज? Yes, sir. और इसमें आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर मान लीजिए कि किन्हीं तीन नंबर्स का समेशन जीरो हो जाता है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो यहाँ RHS हो जाएगा जीरो, हो जाएगा जीरो। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. यहाँ से LHS भी जीरो आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तुम्हारा जीरो हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो यहाँ से तुम्हें बताया होगा कि तीन नंबर्स का समेशन अगर जीरो आ जाता है तो उन तीन नंबर्स के क्यूब्स का जो समेशन होता है वो उन तीनों के प्रोडक्ट का ट्रिपल टाइम्स होता है। कितनी बड़ी आइडेंटिटी थी ये, क्यों बच्चों? Yes, sir. कि आंख बंद Yes, करके sir. आप लोगों ने अगर ये देख लिया कि तीन नंबर्स का समेशन अगर जीरो है, तीन वेरिएबल्स का समेशन अगर जीरो है तो उनके क्यूबिक का जो समेशन होगा उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स होगा। तो ये तो कुछ चीजें थी जो आपने क्लास 9th में सीखी। तो आपको क्लास 10th में क्या नया मिलने वाला है मैं उस चीज से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो मेरे साथ? Yes, sir. चलो अब हम लोग नई चीज पढ़ने वाले हैं, है ना? नई चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है q ऑफ x जिसका नाम है ax स्क्वायर इज इक्वल टू bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं बच्चों? 2 जीरोस हो सकते हैं, है ना? और उन्हें हम यहाँ गुस्से से अल्फा और बीटा बोल देंगे और प्यार से आप जो बोलना चाहो, है ना? मैं तो गुस्से से बोलता हूँ। लेकिन अब तक क्या था, क्लास 9 तक आपको ये नहीं पता था कि अगर अल्फा और बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो क्या इन जीरोस और इन कोएफिशिएंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप हमें मिल जाती है तो कई बार बहुत सारी चीजें हमें कम वेरिएबल या कम डिटेल्स या कम इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि हमें रिलेशन पता होता है तो हम रिलेशन अप्लाई कर देते हैं। क्यों नहीं बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. यही रिलेशन जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और एक कोएफिशिएंट के बीच में होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो रेडी हो बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखिए बच्चों, मान लीजिए इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी या नहीं? Yes, sir. रिमाइंडर थ्योरम तो ये कहती थी कि अगर एक पॉलिनोमियल में x माइनस ए का डिवाइड लगा देते हैं तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आता है? p ऑफ a आता है, यानी उस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू a पर वैल्यू आती है। यही कहती थी रिमाइंडर थ्योरम बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यही कहती थी, आप मान लो, मैं सच बोल रहा हूं, आप मान लो, है ना? अच्छा, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी? फैक्टर थ्योरम ये कहा करती थी बच्चों
कि अगर किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक फैक्टर x माइनस ए है, यानी कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को मैं x माइनस ए इंटू समथिंग अगर लिख पाता हूं, तो पक्के से x इज इक्वल टू ए अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में डाल दिया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू ए, इसका डेफिनेटली एक 0 होगा। याद आ रही है किसी को? Yes, sir. सबको याद आ रही है? Yes, sir. कशेश, निशु, हिमांशी, sir. देव कुमार, Yes, sir. कैसा फील कर रहे हो मेरे साथ? इंटरेक्टिव लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं आपको Yes, बिल्कुल sir. सामने से पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, और वो फैक्टर थ्योरम आपको यूं ही नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि कोई भी चीज जब आपको पढ़ाई जाती है तो आगे सीनियर क्लासेस में उसका महत्व जरूर होता है। वो महत्व यही पहली स्टेज में आ जाता है जब आप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, तो आप कैसे ये रिलेशनशिप निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा इसके जीरोज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में अल्फा डाल दिया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही मतलब होता है ना बच्चों? Yes, sir. और अगर मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर बीटा डाल दिया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही मतलब होता है ना? Yes, sir. और फैक्टर थ्योरम तो ये कहती है कि अगर x माइनस अल्फा किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू अल्फा डाल देने पर इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, है ना? Yes, sir. तो इसका Yes, उल्टा sir. अगर मैं चलूं, इसका कन्वर्स अगर मैं लूं, तो अगर x इज इक्वल टू अल्फा इसमें डाल देने पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. इस पॉलिनोमियल के जीरोज x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा है, तो क्या इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर Yes, sir. Yes, sir. यही वजह है कि हम इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? x माइनस अल्फा जो कि इसका एक फैक्टर है इंटू x माइनस बीटा जो कि इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है ना? Yes, sir. जैसे Yes, जब मैं sir. कहता हूं कि 18 का फैक्टर 6 है, तो उसका मतलब ये होता है कि 18 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। लेकिन अगर मुझे 18 को पूरे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना हुआ तो मुझे लिखना पड़ेगा 6 इंटू समथिंग, और वो समथिंग यहाँ पे 3 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज अगर x माइनस अल्फा, अगर जीरोज अगर x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा है, तो ये दोनों उसके डेफिनेटली फैक्टर्स होंगे। सही बात है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? देखिए, ऐसे में ये होगा कि इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, है ना? x इंटू बीटा माइनस के साथ माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. तो ये हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर। इन दोनों में अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या करेंगे? जिस तरह की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है वैसी ही टर्म राइट हैंड साइड पर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली, एक टर्म एक्स वाली, और एक टर्म वो जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हमने बनाई बच्चों एक्स स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद ये वाली टर्म को k से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू k, है ना, इंटू एक्स हो गया। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू k हो गया। तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर भी है और इधर भी है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए कि नहीं बच्चों? है ना? समझ पा रहे हो मैं क्या क्या रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको? कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर यहाँ k है और यहाँ a है तो इसका मतलब k को होना चाहिए a के इक्वल। किसके इक्वल? A. a के अरे। इक्वल, है ना? और इसके अलावा x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है माइनस k अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे है b, तो इसका मतलब ये है कि b इज इक्वल टू हो जाना चाहिए माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और k की वैल्यू में पहले से a निकाल चुका हूं तो b इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ जाना चाहिए? माइनस b बाय a। और यही वो चीज है जो मैं चाहता था। ठीक है? और Yes, एक sir. और रिजल्ट
जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं बच्चों, वो क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इधर है k इंटू अल्फा बीटा और इधर है c, तो दोनों साइड कांस्टेंट टर्म का सेम होना जरूरी है अगर ये दोनों इक्वल है तो, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. k इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा आपका c के इक्वल। अब k तो आपका a के इक्वल है, मतलब a इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा c के इक्वल, मतलब अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई ना और इक्वेशन नंबर 2 आई ना, ये दो इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कि क्लास 10 तो छोड़ो, अगर आगे बच्चा जेई लेता है, जेई के लिए प्रिपरेशन करता है यानी मैथ सेलेक्ट करता है, तो जेई की तैयारी में भी हजारों बार आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं, बिलीव मी। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है ना बी। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस जो हैं वो नेगेटिव टाइम्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या रिजल्ट निकला? कि समेशन ऑफ जीरोस, अगर एक पॉलिनोमियल के जीरोस, अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसका नाम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये पॉलिनोमियल था, अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं तो हम बिना अल्फा बीटा को कैलकुलेट किए, क्योंकि अल्फा बीटा निकालने के तरीका आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइज करना, है ना? Yes, sir. फैक्टराइज Yes, करना। sir. अब मान लो, Yes, अब sir. मान लो कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो ही नहीं रहा, उसके फैक्टर आपको मिल ही नहीं रहे, लेकिन आपको उसके जो फैक्टर्स आएंगे या उसके जो जीरोस आएंगे उसका समेशन चाहिए, तो फिर क्या करोगे आप? आपको तो ये तरीका मालूम है अभी तक कि दोनों फैक्टर पहले निकालो फिर उसके बाद जोड़ो, लेकिन मैं अब आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप छोड़िए, आप फैक्टर करके या किसी और तरीके से उसके जीरोस को फाइंड करने में अपना टाइम व्यर्थ मत कीजिए, आप सीधे इसका समेशन निकाल सकते हैं इसको देखकर ही। वो कैसे? कि आप नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका समेशन ऑफ जीरोस निकल कर आएगा। है ना मजेदार बात? Yes, sir. Sir. और आपसे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाता, यानी एक पॉलिनोमियल, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के जो दोनों जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट बताओ, तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करते कि इसको फैक्टराइज करूं मैं सर किसी तरह, फिर दोनों जीरोस निकालूं, फिर प्रोडक्ट करूं। यही करते बच्चों, क्यों? यही करते ना। लेकिन मैंने ऐसा तरीका बताया आपको कि अब अगर आपको इसके दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है तो कुछ मत करो, कांस्टेंट टर्म में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवाइड लगा दो बस। जैसे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर 1 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 निकल कर आएगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको झलक दिखलाने वाला हूँ। ऐसे नर्वस फील मत कीजिए, यस करके नेचुरली अगर आप बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, फील एज कूल एज यू आर सिटिंग इन अ लाइव क्लास, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मस्त रहिए, है ना? तो मैं इसको चला के दिखाता हूं बच्चों कि कैसे ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना? आपके सामने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, मतलब हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की नहीं पता ना, वो k है। Yes, और sir. हमसे ये बोल रखा है कि k की वैल्यू फाइंड करो सच दैट, यानी कि इस तरीके से कि अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हो तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 24 होनी चाहिए, यानी समेशन ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 24 होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन के साथ, विद दैट इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k व्हिच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। है ना बच्चों? कैसे करेंगे इसको, चलो बताओ, कोई भी, एनी वन ऑफ यू। कशिश? By putting the value of alpha plus beta and alpha beta. बहुत बढ़िया लक्षिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ लक्षिता, क्या होगी बेटा? -4 by k. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी लड़की है लक्षिता, -4 by k। अब हिमांशी बताएगी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी।
हिमांशी, आर यू लिसनिंग टू मी और यू हैव जस्ट लेफ्ट योर फोन ऑन योर टेबल? हिमांशी मेरी 11th क्लास की स्टूडेंट भी है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे ही, और महक भी है, इसके अलावा शुभम भी है, मतलब आप सारे आप जैसे नाम वाले हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कोई बताएगा? सोनिया बताएगी। सोनिया, सर 4/k। सर 4/k। 4/k होगी, बहुत बढ़िया, है ना, 4/k होगी। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हो गया -4/k का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा हो गया 4/k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 24 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। चलो, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 16/k² माइनस 8/k इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका फटाफट से, k², है ना, k² अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये बनेगा 16 माइनस 8 टाइम्स k इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा? 24k² इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8k। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? वो आएगी 24k² प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा कि अगर आप फर्दर इसे 8 से डिवाइड कर सकते k हैं is equal to -1, k is equal to 2/3. 3k² प्लस k k माइनस, is equal to 1 तो एक तो 1 आ रहा है और क्या आ रहा है? और सर -2/3। -2/3। एक k इज इक्वल टू -1 आएगा, है ना, और एक 2/3 आएगा, बहुत सही है। ठीक है, तो ये तो था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो आप लोग क्लास 10th में सीख गए ना? Yes Yes, sir. sir.